आपका जो शुरू करना है आज आपका बताया गया था 299 से शुरू किया जाएगा। इधर आपका 377 तक बता दिया गया है। जो ये आपका आईपीसी का अध्याय 16 में बचा है जो धाराएं अब वो आपका पढ़ाई जाएंगी। वो कॉपी थोड़ा हमारा बाहर लेते हैं ये तो। देखिए आपका जो चल रहा है चैप्टर 16 चल रहा है। वैसे थोड़ा बहुत इस चैप्टर को बताया गया है, तैयार न होने के कारण आपका मैंने बीच में छोड़ा गया था। लेकिन आपका इस चैप्टर में जो शुरुआती दौर की बातें हैं अब आपका बताई जा रही हैं। और फिर एक बार हम शुरुआत कर रहे हैं इसको। यहाँ से भी आपका एक या दो क्वेश्चन प्री में और आपका मेंस में भी बनता है। मेंस में भी लगभग एक क्वेश्चन, फिर इंटरव्यू में बनता है। यानी कि जो आपको पढ़ाया जाएगा 2-4 दिन में लगातार क्वेश्चन आपका बन रहा है। पिछली बार आपका इंटरव्यू में क्वेश्चन बना था कि 299 और 300 में अंतर क्या है। यानी कि आपका आपराधिक मानववध और हत्या में डिफरेंस बताइए। तो आपका जो अंतर है, बैठिए 3-3 लोग हो एक पे। जो मुख्य रूप से अंतर है, शब्द लगभग समान ही मिलेंगे ज़्यादा। तो जो मुख्य अंतर है इंटेंशन और नॉलेज की मात्रा पर बताइएगा। यानी कि आशय और ज्ञान की मात्रा पर। आशय और ज्ञान की मात्रा मर्डर या हत्या में थोड़ा ज़्यादा रहती है और जो ये आपराधिक मानववध हैं उसमें थोड़ा बहुत कम रहती है। अब कब ज़्यादा हो गई कब कम हो गई यही निकालना सबसे मुश्किल काम है। और आज तक किसी विद्वान ये निकाल नहीं पाया कि कब आशय ज्ञान की मात्रा हल्का सा अधिक है और कब हल्का सा आपका कम है। दूसरा पॉइंट आइए, जो होमोसाइड अर्थात मानववध पहले देखना है। बैठिए। देखिए एकदम शुरुआती दौर से फिर मैं शुरुआत कर रहा हूँ। आपका अध्याय 16 में आईपीसी के मानव शरीर पर यानी कि ह्यूमन के बॉडी पर इफेक्ट डालने वाले ऑफेंस का उल्लेख किया गया है। यानी कि ऐसे अपराध जो मानव के शरीर पर प्रभाव डालते हैं। तो पहला जो मानव के शरीर पर प्रभाव पड़ता है, मानव के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। या तो जीवन चला जाता है या जीवन को खतरा उत्पन्न होता है। इसके लिए जो सेक्शन है जहाँ की ह्यूमन के लाइफ पर प्रभाव पड़ता है, आपका 299 से लेकर टू आपका 11 तक। यानी कि 299 से लेकर आपका 300 आपका 11 तक में जो प्रावधान किया गया है वह मानव के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। या तो जीवन छिन जाता है या जीवन को खतरा उत्पन्न होता है। जहाँ तक मानव वध की बात है, पहले तो होमोसाइड या फिर एक बार हम शुरुआत कर रहे हैं मानव वध की। देखिए पहला क्वेश्चन आपका यहीं उठता है, यहीं से शुरुआत भी करनी है। इस आपका जो भी धाराएं इधर हैं कि जो होमोसाइड होता है यानी कि जो मानव वध होता है, तो मानव वध किसे कहा जाएगा। तो स्टीफेन महोदय बताते हैं कि किसी मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य का वध करना यानी कि मृत्यु कारित करना मानव वध कहलाता है। फिर एक बार देखिए, स्टीफेन महोदय ये बताते हैं कि किसी एक मनुष्य द्वारा
दूसरे मनुष्य का वध करना। वध करना मतलब कि डेथ कारित करना। डेथ कारित करना मतलब कि मृत्यु कारित करना ही मानव वध कहलाता है। ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बना है। अब ये पूछा जाता है इंटरव्यू में कि मानव वध क्या है, तो तुरंत लोग बताते हैं एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित करना। ये जो मैं वाक्य बताया हूँ, इस वाक्य को न बताइएगा, क्योंकि जो व्यक्ति हैं, व्यक्ति में कंपनी भी शामिल है, संगम भी शामिल है, व्यक्तियों का समूह भी शामिल है। और चूंकि कंपनी, व्यक्तियों का समूह या व्यक्तियों का संगठन या जो निगम या कारपोरेशन होते हैं, ये किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये कैसे व्यक्ति है, बनावटी। अतः आपका जवाब होना चाहिए कि किसी मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य का वध करना ही मानव वध कहलाता है। ये याद रखिए, यही बताइएगा। मानव वध दो प्रकार का होता है। एक ऐसा मानव वध जिसे विधिपूर्ण मानव वध कहते हैं, या अनापराधिक मानव वध। यानी कि मानव वध दो प्रकार का होता है, एक वैलिड और एक इनवैलिड। वैलिड यानी कि लाफुल, लाफुल यानी कि पानी। फिर एक बार देखिए, आपका मानव वध दो प्रकार का होता है। एक लाफुल होमोसाइड यानी कि एक विधिपूर्ण मानव वध, और दूसरा विधि विरुद्ध यानी कि अनलाफुल। तो उसी को आपका पानी। देखिए, आपका दो भागों में बांट दीजिएगा। एक लाफुल अगर कोई पूछे यानी कि विधिपूर्ण मानव वध, और एक जो मानव वध होता है वह अनलाफुल कहा जाता है, यानी कि विधि विरुद्ध अनलाफुल मानव वध। जो ये विधिपूर्ण मानव वध है, इसको दूसरी भाषा में जो हम कहते हैं अनापराधिक मानव वध, यानी कि दूसरी भाषा में हम क्या कहते हैं, अप अनापराधिक, अनापराधिक मानव वध। और जो ये विधि विरुद्ध मानव वध है, अनलॉफुल आपका होमोसाइड है, इसको हम कहते हैं आपराधिक मानव वध। यानी कि इसको क्या कहा जाएगा, आपराधिक मानव वध। अब सबसे पहले आपका विधिपूर्ण मानव वध देखना है, और उसके बाद आपका अविधिपूर्ण देखना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। मानव वध दो प्रकार का होता है, लेकिन आपका दो तीन शब्दों को भी इधर ध्यान रखना है। और जो शब्दों को ध्यान रखना है वह सेक्शन वाइज रखना है। पहला सेक्शन आपका आएगा कि सेक्शन 45 आईपीसी का जीवन या लाइफ मतलब किसका जीवन, पशु पक्षी का कि मानव का जीवन, तो मानव का। और डेथ या मृत्यु या वध आए तो वध धारा 46 में परिभाषित है। तो वध या डेथ का मतलब किसकी डेथ, तो आपका जवाब रहेगा मानव की। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति जीव जंतुओं को मारता है, पशु पक्षियों को मारता है, तो क्या उसे होमोसाइड या मानव वध कहा जाएगा कि नहीं? नहीं।
क्योंकि मृत्यु किसकी होनी चाहिए, मानव की, न कि जानवर की। अब समस्या यहाँ ये आई कि आपका अगर जीव जंतुओं को मारा जाता है तो वह क्या होगा, तो वह मिस्चीफ में जाएगा, अर्थात रिष्टि होगी, अर्थात दोष होगा, अर्थात ये माना जाएगा कि आपने नुकसान पहुंचाया या नुकसान पहुंचाया या हानि पहुंचाई, लेकिन मानव को नहीं, किसको, जीव जंतु। तो फिर याद रखिए आपका, फिर हम बता दें कि मृत्यु का मतलब मानव की मृत्यु, ये नहीं कि बकरी को मार दिया तो कहिएगा कि मानव वध कर दिया, शेर को मारा तो मानव वध नहीं किया, मच्छर मार दिया तो मानव वध नहीं किया, क्योंकि मृत्यु या डेथ को स्पष्टली डिफाइन किया गया है आईपीसी के सेक्शन 46 में। आगे बढ़ा जाए। अब ये आप देख रहे हैं कि क्षति, तो अध्याय 16 जो आप लोग देख रहे हैं, जगह हो नहीं तो बैठिए। अध्याय 16 आप लोग जो देख रहे हैं, आपका इसमें हमने हेडिंग बताया कि मानव के शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध, यानी कि 299 से लेकर और 377 तक के जितने अपराध हैं, ये मानव के बॉडी पर या शरीर पर प्रभाव डालते हैं। अब समस्या यहाँ ये आई कि जो क्षति होती हैं इस अध्याय के तहत, वह किसकी होती हैं, शरीर की, कि संपत्ति की, कि मन को, कि ख्याति को। तो अध्याय 16 में जो नुकसान होगा या कहिए नुकसान होगा या जो इंजरी होगी या जो क्षति होगी, वह मानव के शरीर की होगी, बॉडी की। तो तुरंत आपको क्षति भी पढ़ लेना है पहले पॉइंट में, और जो क्षति की परिभाषा दी गई है वह आईपीसी की धारा 44 में दी गई है। क्षति का मतलब वैध रूप से पहुंचाई गई क्षति कि अवैध रूप से, तो वैध रूप से नहीं बल्कि किस तरीके से, अवैध। और क्षति में 4 क्षतियां शामिल हैं, या तो शरीर को, या संपत्ति को, या मन को, या ख्याति को। लेकिन वैलिड की इनवैलिड तरीके से, लाफुल तरीके से कि अनलाफुल तरीके से पहुंचाई गई हो तो अनलाफुल, यानी कि शरीर की क्षति भी धारा 44 में क्षति मानी गई है। और जो ये 299 से लेकर 377 तक की धाराएं हैं, ये मानव के शरीर पर ही क्या डालेगी, प्रभाव। यानी कि इसमें क्षति किसकी होती है, मन को नहीं, ख्याति को नहीं, प्रॉपर्टी को नहीं, बल्कि किसको नुकसान पहुंचता है, मानव के शरीर को। या तो शरीर खत्म हो जाता है, या चोट पहुंचती है, या शारीरिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जाता है, जो भी बताया गया उससे मतलब नहीं है। अगला ये, अब इसका बंटवारा अच्छे से आपको करना है क्योंकि यही आगे चलकर आपका काम करेगा। फिर एक बार देखिए, आपका पहला मानव वध हम बता रहे हैं, जो लाफुल हो या विधिपूर्ण हो या वैध मानव वध, या ऐसा मानव वध जिसे ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं रखा गया है, अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है, ऐसे मानव वध को अनापराधिक मानव वध भी कहा जाता है। तो अनापराधिक मानव वध का जो उत्तम उदाहरण दिया गया है आईपीसी में, वह आपका 76 से लेकर 106 तक है। अब आपको तुरंत जो ये 76 से लेकर 106 तक धाराएं हैं, तुरंत दिमाग में आपके घूमनी चाहिए। और 76 से लेकर 106 तक की धाराएं, यानी कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की गई है और अभियुक्त अपना मामला आईपीसी की धारा
76 से 106 तक में कहीं सेट कर देता है तो भले वह मृत्यु कारित किया हो, लेकिन उसका कार्य, भले वह मानव वध किया हो, लेकिन वह मानव वध आपराधिक मानव वध नहीं होगा, बल्कि कैसा अपमानव वध होगा, अनापराधिक। तो 76 से लेकर 106 की जो भी धाराएं हैं, आप पहला ही शब्द उठाइएगा, कोई बात अपराध नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति ने अपराध तो किया है, व्यक्ति ने क्षति तो पहुंचाई है, लेकिन कानून उस कार्य को अपराध मानने से क्या करता है, इनकार। तो ऐसी क्षतियों को, जिनमें क्षति तो मानव को होती है, लेकिन कानूनन उसे क्षति नहीं माना गया है, अपराध नहीं माना गया है, ऐसे क्षतियों को आपका विधिपूर्ण मानववध या अनपराधिक मानववध कहते हैं, और इसके लिए किसी व्यक्ति को कोई सजा नहीं दी जाएगी। तो अध्याय आपका, अब यहाँ जो आपका पढ़ना है, थोड़ा बहुत हम डिटेल में करेंगे कंसेप्ट बनाने के लिए। आपका 76 से लेकर, सुबह भी भाई यहीं आपका चल रहा था धारा 6, तो 76 से लेकर 106 तक को पढ़ने के लिए फिर हम थोड़ा आपका व्यापक करेंगे और कुछ क्वेश्चन कंपटीशन के यहाँ निकालने हैं। पहला नियम ये है कि जो ये आपका 76 से लेकर 106 तक की धाराएं हैं, एपीओ स्पेशल में पूछा गया था कि किस चैप्टर में है, तो आईपीसी के अध्याय 4 में। दूसरा इसमें क्या है, तो जनरल एक्सेप्शन है, यानी कि सामान्य अपवाद है। तीसरा क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है कि जो ये धाराएं हैं, ये सामान्य अपवाद किस सेक्शन से किस सेक्शन तक है। तो कई लोग इसमें भी भ्रम खाते हैं, कई लोग आपका नए लोगों से पूछिए तो 76 से 105 बता देंगे, तो कभी 107 बता देंगे। तो भाई एकदम सटीक होना चाहिए। 76 से कहाँ तक है, 106। अब ये नहीं कि 107 बता दीजिए 105। अगला क्वेश्चन आपका यूपी एपीओ का है कि सामान्य अपवाद के अंतर्गत कितना दंड है। तो बताइए 76 से 106 तक में कितना दंड है। तो ये दंड वाली धाराएं हैं कि बचाव वाली। तो आपका जवाब रहेगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि इन धाराओं में दंड का प्रावधान नहीं है। फिर आपका क्वेश्चन उठा कि 76 से 106 तक में क्या दिया गया है, अपराध, उसके लिए दंड, सामान्य बचाव, इनमें से कोई नहीं। तो ये धाराएं अपराध से संबंधित नहीं है, बल्कि डिफेंस या बचाव से संबंधित है, ये याद रखिए। इसके बाद आपका तुरंत आईपीसी की धारा 6 पर थोड़ा गौर करना पड़ेगा, हल्का सा। धारा 6 अध्याय 4 की या कुंजी या क्रोड मानी जाती है। धारा 6 में ये बताया गया है 6 में कि ये जो 76 से लेकर 106 तक के जो जनरल एक्सेप्शन है, इनका ये सभी अपराधों में सम्मिलित माने जाएंगे, भले इन्हें अपराधों के आगे दोबारा लिखा न गया हो। इसका मतलब ये हुआ कि सभी अपराधों में सम्मिलित माने जाएंगे। तो समस्या ये आई कि अपराध को आईपीसी में कहाँ स्पष्ट किया गया है, 40 में। और अपराध का मतलब क्या हुआ, जो आईपीसी के तहत अपराध हो, जो विशेष विधि के तहत अपराध हो, जो स्थानीय विधि के तहत अपराध हो, उपर्युक्त सभी। तो क्या मारेंगे, उपर्युक्त सभी। तो ऐसी दशा में अगला क्वेश्चन एजेस में आया था कि अपराध का मतलब क्या। तो अब तो गलत नहीं होगा ना, उपर्युक्त सभी मार कर आइएगा।
तो ये जो 76 से 106 तक के बचाव हैं, ये किन अपराधों में मान्य है? सभी में। अर्थात किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति, चाहे आईपीसी हो, चाहे कोई स्पेशल लॉ हो, चाहे कोई लोकल लॉ हो, इन धाराओं को अपने डिफेंस में, अपनी प्रतिरक्षा में, अपने बचाव में प्रस्तुत कर सकता है, साबित कर सकता है, और अगर साबित कर देता है तो उसका कार्य अपराध माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। तो आखिर मामला इन धाराओं में आता है, ये प्रूफ करने का दायित्व या ये साबित करने का दायित्व किस पर होगा? प्रोसिक्यूशन पर कि अभियुक्त पर? अभियुक्त पर। बिहार में पूछा गया था कौन सी धारा है साक्ष्य अधिनियम की? 105, यानी कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 के अनुसार अगर अभियुक्त अपना मामला किसी प्रोविजो, एक्सेप्शन या जनरल एक्सेप्शन इत्यादि में लाना चाहता है तो उस बात को साबित करने का भार अभियुक्त पर ही होगा, अभियोजन पर नहीं। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये कौन सी धारा बता रही है? 105। और ये धारा आपका केवल और केवल क्रिमिनल में लागू होती है, ये भी सतर्क रहना। 105 एविडेंस की धारा 105 सिविल में लागू नहीं होती, केवल किस में? आपराधिक में। सिविल से इसका कोई मतलब नहीं है। अब आइए, यानी कि जो मामले 76 से 106 तक में सेट हो जाएंगे, अपराध होते हुए भी कानून उन्हें अपराध मानने से इनकार कर देता है, क्योंकि पहला ही शब्द हर एक धारा में देखेंगे कि कोई बात अपराध नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अपराध है लेकिन कानून उसे अपराध नहीं मानता। तो आपका अब 2-3 उदाहरण ऐसे देखा जाए जो 76 से लेकर 106 तक में सेट हो। लेकिन फिर एक बार आपका अभी बंटवारा भी करना है, थोड़ा डिटेल में ही ये चल रहे हैं चैप्टर, काफ़ी थोड़ा कठिन भी है, कंसेप्ट भी आपका बनाना जरूरी है एक एक छोटी छोटी बातों का, ताकि केवल यूपी एपीओ ही नहीं, आगे जे भी आए तो आपको पुनः ये पढ़ना न पड़े सब्जेक्ट। ये नहीं कि अब कहिए फिर आईपीसी पढ़ाइए, तो भाई एक बार पढ़ाया गया तो आपका पढ़ लीजिए अच्छे से, ताकि बार बार पढ़ना न पड़े। तो 76 से 106 तक को दो भागों में बांटा गया है, एक 76 से 95 तक और दूसरा 96 से लेकर 106 तक। यहाँ से भी आपका एपीओ और जे में क्वेश्चन बनता है, अच्छा क्वेश्चन बना है। देखिए फिर एक बार, जनरल एक्सेप्शन को आपका दो वर्गों में बांटा गया है। जो पहला वर्ग है आपका 76 से लेकर 95 तक में, इसमें अभियुक्त को डिफेंस क्यों दिया जाता है? इधर बैठिए, उधर जगह तो है, इस साइड में आओ, अच्छे बैठिए। इसमें अभियुक्त को बचाव क्यों दिया जाता है? तो आपका जवाब रहेगा, ये क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा सतर्क रहिएगा आईपीसी में, तो आपका ये जवाब रहेगा। फिर एक बार कॉन्सेप्ट बनाइए, 76 से लेकर 95 तक में अगर कोई एक्यूड अपना मामला सेट कर देता है तो वह किसी दंड का भागी नहीं होगा। तो आखिर क्यों इन धाराओं में अभियुक्त को बचाव दिया जाए? तो जो मैक्सिम आप लोग शुरुआती दौर से ही पढ़ते हैं, सुबह भी पढ़ाया गया था, एक्टस नॉन फैसिटरियम नाइसी मेंस सिट रिया, यानी कि मात्र कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका आशय उस कार्य को करने का न हो। यानी कि अपराध के जो मुख्य तत्व हैं, पूछा गया था झारखंड में, दो हैं, एक एक्टस रिया यानी कि आपराधिक कार्य,
और दूसरा मेंसरिया यानी कि दुराशय या आपराधिक मनः स्थिति या आशय। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति ने कोई आपराधिक कार्य किया हो और उस कार्य को करने का उसका क्या हो इंटेंशन, तब वह अपराध कहलाएगा और तब वह दंडित किया जाएगा। लेकिन जो 76 से लेकर 95 तक की धाराएं हैं, यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि व्यक्ति आपराधिक कार्य तो करता है, लेकिन जो दूसरा तत्व है आपका इंटेंशन का होना, इरादे का होना, वह उसके मन में नहीं रहता। तो अगर पूछे कि 76 से लेकर 95 तक ये सामान्य बचाव हैं, इसमें बचाव का बेस पूछ ले, आधार पूछे, तो आपका जवाब रहेगा दुराशय की अनुपस्थिति या आशय का अभाव या आपराधिक मनः स्थिति का अभाव, यानी कि मेंसरिया का न होना। यानी कि व्यक्ति आपराधिक कार्य करता है लेकिन क्या नहीं रहता आशय। तो आशय न रहने के कारण किन धाराओं में बचाव दे दिया जाता है 76 से लेकर कहाँ तक में 95। तुरंत दिमाग में अब आना है, सुबह भी पढ़ा गया था भाई जो लोग आते हैं। फिर हम बता रहे हैं लेकिन लेकिन लगाना है आगे। कुछ अपराध ऐसे हैं जहाँ की केवल आपराधिक कार्य के आधार पर व्यक्ति दंडित होता है, आशय की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसे कार्यों में 76 से 95 कोई बचाव नहीं देगा। फिर एक बार समझिए, 5 हमने अपराध बताए थे जिसमें कि इंटेंशन का होना आवश्यक नहीं था और मात्र आपराधिक कार्य के आधार पर व्यक्ति सजा का हकदार होगा। तो इन 5 कार्यों में आपका आशय चूंकि कोई बचाव नहीं देता, तो 76 से लेकर और 95 तक का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका मतलब तब आएगा, ये बचाव तब देगी जिनमें आशय नहीं है, तब बचाव देगी। और जिन कार्यों के लिए आशय की आवश्यकता ही नहीं है उसमें क्या ये धाराएं अप्लाई होंगी? नहीं। जैसे बाइगेमी हो गया, किडनैपिंग हो गया, तो मात्र कार्य के आधार पर व्यक्ति क्या होता है दंडित। आशय का मतलब कुछ नहीं है वहाँ। दूसरा देखिए भाई आपका ये 96 से लेकर एक दो उदाहरण बता दिया जाए भाई। देखिए आपका एक तो 82 का हम उदाहरण बताते हैं, फिर 76 का और दूसरा 78 का। 3 ही उदाहरण बताया जाए ताकि थोड़ा बहुत डिटेल में किया गया है भाई भूमिका इस बार। 3 उदाहरण समझिए जहाँ के व्यक्ति का इरादा उस कार्य को करने का नहीं होता, अतः व्यक्ति आपका क्षम्य होता है, उसका कार्य एक्सक्यूज होता है। ये क्षम्य प्रतिरक्षाएं हैं, ये भी याद रखिए। फिर एक बार देखिए 82 लगातार उदाहरण बताया जा रहा है कि अगर कोई शिशु है 7 वर्ष से कम का है, कोई अपराध करता है, तो वह किसी भी अपराध के लिए दंड का भागी नहीं होगा, क्योंकि शिशुओं को भगवान का रूप माना जाता है। ये माना जाता है कि उसमें समझ की कमी है, उसमें आशय नहीं होता, कौन कार्य अच्छा है कौन कार्य बुरा ये वो समझ नहीं पाता। अतः 7 वर्ष से कम का शिशु है तो अर्ध बचाव नहीं बल्कि कैसा बचाव, पूर्ण बचाव दिया गया है। और पिछली बार एपीओ का भी क्वेश्चन है, ऐसे शिशु को क्या कहा जाता है? डोली इनकैपेक्स, यानी कि अपराध करने में अक्षम या अक्षम गुड़िया। तो पूर्ण बचाव है कि आंशिक? पूर्ण। पहला क्यों बचाव है? क्योंकि उस शिष्य कार्य तो करता है लेकिन उसका इरादा उस कार्य को करने का नहीं होता। दूसरा देखिए आपका 76 देखा जाए,
अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए कानूनन बाउंड है, विधि द्वारा बाध्य है, यानी कि विधिक बाध्यता है कि वह कार्य करे और उस कार्य को कर देता है, तो उसने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि कानून ये आदेशित करता है कि तुम ये कार्य करो। इसमें जो समस्या बनती है, एक सैनिक है, अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश के तहत भीड़ पर गोली चलाता है, कुछ व्यक्तियों की मृत्यु कारित कर देता है, तो क्या सैनिक ने कोई अपराध किया कि नहीं किया? नहीं, क्योंकि वह वरिष्ठ अधिकारियों का आदेश मानने के लिए कानूनन क्या है? बात, कोई अपराध नहीं हुआ। इसके बाद 78 जल्लाद पूछी जाती हैं, यानी कि अगर कोई व्यक्ति न्यायालय के निर्णय का पालन करते हुए कोई कार्य करता है या किसी की मृत्यु भी कारित कर देता है, जैसे जल्लाद, तो क्या वह अपराध होगा कि नहीं, कि वह बचाव का हकदार होगा? तो आपका जवाब रहेगा वह बचाव का हकदार होगा। किस धारा में? 78 में। यानी कि कुल मिलाकर 3 उदाहरण हम बताए। फिर आइए अब दूसरे एंगल से। जो अनापराधिक मानववध या जो विधिपूर्ण मानववध दिया गया है, वह दूसरा खंड उसका है 96 से लेकर 106 तक। इसमें प्राइवेट डिफेंस दिया गया है, या व्यक्तिगत प्रतिरक्षा, या सेल्फ डिफेंस, या आत्मरक्षा का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है, इस पर भी हम एक दो उदाहरण और केस बताएंगे, और विश्वनाथ का केस जो अपहरण पर था फिर हम ऐड भी करेंगे। लेकिन पहले इसका सिद्धांत देखिए, तब और बातें देखी जाएंगी। एक एक करके देखिए। 96 से लेकर 106 तक में अभियुक्त इसलिए बचाव का हकदार होता है कि जो उसका कार्य होता है वह जस्टिफाई होता है। जस्टिफाई का मतलब न्यायानुमोद्य होता है। न्यायानुमोद्य का मतलब उचित होता है। यानी कि अभियुक्त, ये पूछा जा चुका है छत्तीसगढ़ एपीओ में, क्यों बचाव दिया जाता है? तो आशय न मार दीजिएगा। यहाँ आपको मारना है उसका कार्य क्या है? जस्टिफाई, न्यायानुमत, उचित, क्या न्यायोचित। यानी कि अभियुक्त ये दिखाता है कि हजूर हमारा कार्य उचित है, अनुचित नहीं है। अगर आप भी हमारी कंडीशन में रहते और आप भी हमारी कंडीशन में रहते तो आप भी वही करते जो मैंने किया है। अतः मैंने अपराध तो किया, लेकिन मेरा कार्य सराहनीय है, उचित है, न्यायोचित है, जस्टिफाई है, न्यायानुमत है, अतः हमें बचाव दिया जाए। तो ये ना कह दीजिएगा कि आशय आशय इसमें बचाव का आधार नहीं है। 596 से लेकर 106 में इसमें बचाव का आधार है आपका कार्य का जस्टिफाई होना। अब एक उदाहरण देखिए, तब आपका एक दो उदाहरण देखा जाए। यहाँ जो आपका बताया गया था पढ़ाते समय, डॉक्टर वाला उदाहरण बताया गया था। फिर एक लाइन हम समझाने के लिए बताते हैं कि एक डॉक्टर का बेटवा था और वह सांप का शौकीन था, स्नैक पाला था। एक दिन उसका बर्थडे था, वह सांप को अपने हाथ में लिया और उसका मुख थोड़ा तेजी से दबा दिया, और मित्रों को दिखाया जाता है ना बाहबही में यानी कि बाहबही में मित्रों को भी तो दिखाना है कि हम सांप पाले हैं, और सांप का मुख हम क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। तो भाई आपका मित्रों को भी दिखाना है, दिखा रहा था फ्रेंडों को। तत्पश्चात जैसे ही सांप पर उसने अपनी पकड़ कमजोर की, सांप ने डस लिया। यानी कि जब सांप को ये आशंका उचित रूप से हो गई कि अब मालिक हमारा मुख दबाकर क्या करेगा,
मार देगा। तो सांप ने अपने बचाव के लिए मालिक को डस लिया, तो सांप का कार्य उचित होगा कि अनुचित? तो 96 से लेकर 106 तक में उचित होगा, क्योंकि सांप मनुष्य नहीं है। तो ये उदाहरण पर समझिए कि सेम उदाहरण आपका कहाँ सेट करना है, 96 से लेकर कहाँ तक, 100। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को उचित रूप से ये आशंका हो जाए कि उसके प्रति कुछ अपराध किए जा सकते हैं, या उसकी संपत्ति को लूटा जा सकता है इत्यादि, तो वह व्यक्ति अपने को बचाने, अपने अपने को बचाने, समाज को बचाने, अपनी संपत्ति बचाने, दूसरों की संपत्ति बचाने के लिए अगर अपराधी को ठोक देता है, ठोक देता मतलब जान से मार देता है, तो उसने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि उसका कार्य जस्टिफाई होगा, न्यायोचित होगा। जैसे कि उदाहरण के रूप में एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा, क्योंकि बहुत लंबा खींच रही है भूमिका, तो एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा। और वह उदाहरण है आपका, कह सकते हैं विश्वनाथ का ही हम उठाते हैं। विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, अपहरण पर है लीडिंग केस, तो वहीं बताया जाए। देखिए इसमें हुआ क्या था। एक आपका दामाद जी गए मायके, और मने ससुराल गए, और दामाद जी ने कहा अपनी पत्नी को कि तुम मेरे साथ चलो। पत्नी जाने से इनकार कर दी, तो दामाद जी बाल और हाथ पकड़कर घसीटते हुए ले जाने लगे। तब तक साले को ये लगा कि हमारी बहन को जीजा जी लेकर चले जाएंगे अपहरण करके। तो साले ने जीजा पर वार किया और जीजा को ठोक दिया, और जीजा कहाँ पहुँच गए, ऊपर। साले पर मुकदमा चला विश्वनाथ पर, सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा चला। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब साले साहब को ये उचित आशंका हो गई कि हमारी बहन को हमारे जीजा अपहरण करके ले जाएंगे, तो मैंने अपनी बहन को बचाने के लिए जीजा पर वार किया, तो कोई गलत कार्य नहीं किया। मेरा कार्य उचित है कि अनुचित? उचित। और न्यायालय ने इसे उचित या जस्टिफाई माना, और अभियुक्त को क्या दे दिया, बचाव दिया गया, बचाव भाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो इस प्रकार एक दो उदाहरण बताए गए 96 से। अब आइए, अगर 76 से लेकर 106 तक में अभियुक्त अपना मामला सेट कर देता है, तो भले वह मानव वध किया हो, वह किसी सजा का हकदार नहीं होगा। और ये जो मानव वध होगा, ये विधिपूर्ण मानव वध कहलाएगा, अनापराधिक मानव वध या वैध मानव वध। अब दूसरा देखिए आपका ये तो भाई निपट गया। आपका जो दूसरा होमोसाइड होता है, वह आपराधिक मानववध। आपराधिक मानववध को ही अपराध माना गया है, या विधि विरुद्ध मानववध, या अनलॉफुल होमोसाइड। तो जो आपराधिक मानववध है, इसकी परिभाषा दी गई है 299 में। पहला क्वेश्चन कि आपराधिक मानववध की डिफिनीशन आपका किस सेक्शन में दी गई है, तो 299 में। ये अपराध है, याद रखिएगा। आपराधिक मानववध कितने किस्म का होता है, तो आपराधिक मानववध दो किस्म का होता है, दो काइंड का होता है, दो प्रकार का होता है। तो फिर आप लोग बताइए, तो आपका किडनैपिंग बताया गया कितने प्रकार का, दो। कौन कौन आपका? एक भारत में से, और दूसरा विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से। अगला बताइए, लूट में कौन से दो अपराध शामिल होते हैं, अर्थात लूट किनका गंभीर रूप है? चोरी और उद्यापन।
देखिए फिर एक बार आपका ये जो अपराध फिर एक बार हम बता रहे थे कोरिलेट करके, और 3-4 क्वेश्चन इस पर भी कोरिलेट करना है। आपका लूट में कौन से 2 अपराध शामिल होते हैं, या लूट किसका सीरियस रूप माना जाता है? तो या तो चोरी ही कुछ दशाओं में किस में कन्वर्ट होगी, लूट में, या एक्सटॉर्शन लूट में कन्वर्ट होगा, या रॉबरी में। अब ये है कि डकैती में कौन से अपराध शामिल हैं। तो चूंकि लूट और डकैती में अंतर केवल और केवल संख्या बल का है, वही कार्य अगर 4 या 4 से कम लोग करेंगे तो रॉबरी, और एक ही बढ़ जाए, 5 हो जाए कम से कम, तो डकैती। तो डकैती किन 2 अपराधों का सीरियस रूप है? तो चोरी का और उद्यापन का। क्योंकि बस लूट और डकैती एक ही चीज है, लेकिन किसका अंतर है केवल। तो आपका नया क्वेश्चन ये बन सकता है कि डकैती किन अपराधों का गंभीर रूप है, डकैती में कौन अपराध शामिल होते हैं? तो या तो चोरी, या कौन सा, उद्यापन। किसका सीरियस रूप है? आपका थेफ्ट का या एक्सटॉर्शन का। लूट भी, तो लूट गंभीर है, तो सबसे गंभीर कौन है इसका रूप? डकैती, उससे गंभीर नहीं है। यानी कि साधारण चोरी, उद्यापन, इसका गंभीर रूप आपका कह सकते हैं लूट, और सबसे गंभीर रूप पूछ ले तो डकैती। अगला देखिए, तो आपराधिक मानववध आपका 2 प्रकार का होता है। एक आपराधिक मानववध जो मर्डर यानी कि हत्या की श्रेणी में नहीं आता। यानी कि एक होमोसाइड ऐसा होगा जो मर्डर की कैटेगरी में, हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा, और एक आपराधिक मानववध ऐसा होगा जो किसकी कैटेगरी में आ जाएगा? हत्या की। तो पहले हत्या में लाइए। अब जो क्वेश्चन प्री में यहाँ उठा है, 3 क्वेश्चन आपका उठा था। पहला क्वेश्चन कि आपका आपराधिक मानववध व्यापक है कि हत्या व्यापक है? तो बताइए, करार व्यापक होता है कि संविदा? इसी पर बताइए। करार, क्योंकि कुछ करार ऐसे होंगे जो संविदा अधिनियम की धारा 10 की पूर्ति कर देंगे, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? संविदा। और कुछ करार नहीं पूर्ति करेंगे तो क्या रह जाएंगे? करार। तो करार का एरिया वाइड हुआ कि संविदा का करार। उसी प्रकार फिर एक बार एडमिशन और कन्फेशन। आपका देखिए, एक आपका सुबह छूट गया है भाई, आपका पढ़ाते समय अब याद आया कि एडमिशन और कन्फेशन में अंतर क्या है, ये अभी छूटा हुआ है। तो प्रयास करेंगे सोमवार को बता दें 15 मिनट, क्योंकि सुबह वाले पीरियड में छूटा हुआ है और सब पढ़ा दिया गया, लेकिन एक पॉइंट देखिए हमें भी याद नहीं आया। तो एडमिशन और कन्फेशन में पूछा जाए कि कौन वाइड है और कौन नैरो है, किसका एरिया व्यापक है, किसका सीमित है, तो क्या मारेंगे? एडमिशन व्यापक है और कन्फेशन सीमित। प्रत्येक एडमिशन कन्फेशन नहीं होता, प्रत्येक स्वीकृति संस्वीकृति नहीं होती। उसी प्रकार प्रत्येक करार संविदा नहीं होता, लेकिन प्रत्येक संविदा क्या होता है? करार। तो फिर बैक हो, ये उसी तर्ज पर एकदम सेम निकालना है। आपराधिक मानववध एक व्यापक क्षेत्र है। ये आपराधिक मानववध या तो हत्या में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि आपराधिक एपीओ में बन चुका है, फिर हम बता रहे हैं अब क्वेश्चनों को भी। आपराधिक मानववध कहाँ परिभाषित किया है? तो 299 में भी, फिर आपका 300 में 5 अपवाद दिए गए हैं। यानी कि आपका देखिए क्या क्वेश्चन बना था भाई, कि आपराधिक मानववध कहाँ बताया गया है। ऑप्शन दिया था आईपीसी की धारा 299, फिर दिया था 300, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो दोनों मार कर आएंगे।
क्योंकि 299 में तो है ही और 300 में भी है। 300 में कहाँ दिया गया है, तो 5 अपवाद हैं। यदि उन 5 अपवादों में अभियुक्त अपना मामला सेट कर देता है तो वह मर्डर नहीं होगा। मर्डर की कैटेगरी में न आने वाला आपराधिक मानववध होगा। तो कंसेप्ट बनाए रखिए, आपराधिक मानववध कहाँ है, तो 299 में भी और किस धारा में, 300। अब आइए यही 299, फिर एक बार आइए, ये जो 299 में आपराधिक मानववध है, ये एक व्यापक एरिया है। ये आपराधिक मानववध मर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि यही आपराधिक मानववध हत्या तब कहा जाएगा जब धारा 300 में 4 शर्तें दी गई हैं और 4 शर्तों में से किसी एक शर्त में वह सेट हो जाए। यानी कि ये आपराधिक मानववध हत्या तब माना जाएगा जब 300 में 4 आवश्यक तत्व हैं, 4 बातें हैं, 4 बातों में से एक में मामला सेट हो जाए। अगर 300 की 4 बातों में से किसी एक में मामला सेट हो जाए लेकिन अभियुक्त फिर मामले को कहाँ ला दे, 300 के कितने अपवाद हैं, 5, तो अब हत्या से बाहर चला जाएगा। फिर ये क्या माना जाएगा, आपराधिक मानव। यही का यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हत्या में मामला कब आएगा, तो जब 300 की शर्तों की पूर्ति हो और मामला 300 के अपवादों में किसी में न आए, तब हत्या। अगर हत्या की शर्तों की पूर्ति न हो तो 299 में आपराधिक मानववध ही रह गया। अगर पूर्ति भी हो जाए लेकिन 300 के किस में आ जाए, अपवाद में, तब भी हत्या नहीं माना जाएगा और 299 में क्या माना जाएगा, आपका आपराधिक मानववध। यानी कि प्रत्येक आपराधिक मानववध हत्या नहीं होता, लेकिन प्रत्येक हत्या आपराधिक मानववध होती है। यह वाक्य अंशतः सत्य है कि अक्षरशः, अक्षरशः तो शब्दशः सत्य है। और यही क्वेश्चन केस वाइज पूछा तो बरकतुल्लाह के केस में जस्टिस प्लाउडन, भाई याद रखिए पूछा गया था पिछली बार का ही क्वेश्चन है कि किस जज ने ये कहा कि प्रत्येक आपराधिक मानववध हत्या नहीं होता लेकिन प्रत्येक हत्या आपराधिक मानववध होती है। तो ये बरकतुल्लाह का केस है और जस्टिस हैं प्लाउडन, याद रखे कौन से हैं, पूछा गया था पिछली बारी, काफ़ी कठिन क्वेश्चन आया था। काफ़ी लोग मेलविज मार कर आ गए थे, मेलविज नहीं, मेलविज ने तो डिफरेंस बताया, ये वाक्य थोड़े कहा। हर एक केस का अपना अपना महत्व है, मेलविज न मार दीजिएगा गोविंदा का केस, ये बरकतुल्लाह का मारना है। और आपका जज का नाम पूछा था प्लाउडन। फिर एक बार देखिए, अब अगर मामला मर्डर में आ जाता है तो सेक्शन थोड़ा 2-4 मिनट और पढ़ा जाए। अगर मामला 300 में आ जाता है तो अभियुक्त जो सजा पाएगा वह 302 में पाएगा, क्योंकि मर्डर के लिए जो ऐसा आपराधिक मानववध जो हत्या में आ जाता है यानी कि 300 में सेट हो गया, उसके लिए सजा किस धारा में है, 302 में। और अगर 300 में सेट नहीं हुआ तो उसे हत्या की कोर्ट में न आने वाला आपराधिक मानववध ही माना जाएगा। या तो 299 में ही रह गया या 300 के कितने अपवादों में आ गया, 5। तो इसके लिए दंड का प्रावधान 304 में है, यानी कि 304। तो बताइए 300 के 5 में से किसी एक अपवाद में मामला आ गया
तो अभियुक्त किस सेक्शन के तहत दंडित होगा? अब 302 की 304? 304। अगर आपराधिक मानव वध का प्रयत्न किया जाता है तो एक एक धारा और जोड़ना है। जो हत्या की कोर्ट में न आए तो 308 के तहत दंड। और अगर अटेम्प्ट टू मर्डर किए हैं यानी कि मर जाता लेकिन मरा नहीं, पूरी संभावना थी कि क्या होता, मर जाता लेकिन मरा नहीं, तो अटेम्प्ट टू मर्डर होगा। और किस सेक्शन में? 307। फिर एक बार क्रम लास्ट में बना लीजिए, सोमवार को अब शुरू कर देंगे बेयरक। भूमिका भाई जरूरी है डिटेल में, क्योंकि एक कठिन चैप्टर है, सबसे कठिन चैप्टर आपका चल रहा है। आपराधिक मानव वध 299। आपराधिक मानव वध दो काइंड्स का होता है। एक ऐसा जो मर्डर की कैटेगरी में न आए। कब मर्डर की कैटेगरी में नहीं आएगा? या तो 300 में दिए गए 5 अपवाद में सेट हो जाए, या 299 से कन्वर्ट ही न हो 300 में। तो 299 और 300 के अपवाद 5 में मामला आता है तो अभियुक्त किस धारा के तहत दंडित होगा? 304। और उसका प्रयत्न किया है तो 308। अगर मामला 300 के तहत आ गया तो व्यक्ति किस धारा के तहत दंडित होगा? 302। और अटेम्प्ट टू मर्डर किया है तो 307। तो रेस्ट ले लीजिए 15 मिनट। तो ट्रायल आपका पढ़ाया जा रहा था सीआरपीसी में। एक ट्रायल भले 2 दिन लग जाए, अच्छे से पढ़ाया जाएगा।